Hello students, welcome to Amit Sir Bio classes and once again we start a new topic biotechnology principle and process। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में हम आज अपना बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, है क्या बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी इज समेशन ऑफ टू वर्ड, दिस बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कार्ल इरेकी ने ये टर्म कॉइंड की थी। कार्ल इरेकी कॉइंड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, कॉइंड दिस टर्म। ठीक है ना, कार्ल इरेकी एक बंदा था, उसने ये टर्म कॉइन की थी। ठीक है ना, तो हम समझाते हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बेसिकली क्या है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, सो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो का मतलब है बायोज यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, फिर हम बढ़िया से समझ पाएंगे व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जस्ट एक प्रोसेस मान लेते हैं, वो प्रोसेस है जो मोर देन मतलब जुगाड़बाजी को ना बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल जुगाड़बाजी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कहते हैं, नॉट बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखो जुगाड़बाजी मतलब नेचुरली एग्जिस्ट हो रहे, जो नेचुरली एग्जिस्ट हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के एक अलग चीज या प्रोडक्ट बनाना जो ज्यादा यूजफुल हो, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। बड़ा सिंपली हम जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन, ये बहुत बढ़िया नमूना है बायोटेक्नोलॉजी का, सॉरी टेक्नोलॉजी का। कैसे, देखो ये आज से कुछ सालों पहले नियर अबाउट 10 ईयर मान सकते हैं, एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था, कैलेंडर होता था। ठीक है, अलार्म क्लॉक अलग होती थी, टॉर्च अलग होती थी, एफएम रेडियो अलग होता था, इंटरनेट के लिए अलग से कंप्यूटर या लैपटॉप हमको लेना होता था, दुनिया भर की चीजें होती थी। ठीक है ना, कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट तो रही है, कैमरा ये सब होते थे, ये सब अपने अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। इन सभी को जोड़ के एक फाइनली एक चीज बना दी जिसको कि आज की डेट में हम स्मार्टफोन कह रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये जुगाड़बाजी मतलब दो से ज्यादा नेचुरली एग्जिस्टिंग चीजों को मिला के एक और नई चीज बनाना जो ज्यादा यूजफुल हो, दैट इज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहीं से हम बायोटेक्नोलॉजी समझ लेंगे। अब सपोज करो ये जो कई सारी चीजें हैं ये अगर बायोलॉजिकल हो मतलब लिविंग हो, और जब हम दो से ज्यादा लिविंग चीजों को मिला के, लिविंग चीज हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट हो, सेल्स हो, उनके डीएनए आरएनए हो, उनको मिला के कुछ एक ऐसा फाइनल मतलब ऑर्गेनिज्म या सेल बनेगा जो ज्यादा यूजफुल हो, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, सिंपल। जब दो से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिला के कुछ ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड बनाना ले लो, बड़ा सिंपल है, टेक्नोलॉजी है। एक कर्ड है, कर्ड में दो देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम यूज करेंगे या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, बायोलॉजिकल सेल यूज करेंगे। वन इज मिल्क, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सेकेंड इज लैक्टोबैसिलस, दैट इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल है। दोनों को मिलाते हैं तो एक तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज द कर्ड, एंड दैट इज मोर यूजफुल देन द मिल्क ऑल्सो, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। है ना, विनेगर ले लो, आप वाइन ले लो, वाइन में भी यही करते हैं, एक सोर्स होना चाहिए अपने पास, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट सोर्स, है ना, गन्ने का रस, जैसे गन्ने का जूस या कोई भी स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार, और उसको उसमें हमको सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी लगा दो, दो चीज हो गई बायोलॉजिकल है जो, और एक तीसरा प्रोडक्ट मिल जाता है हमको, अल्कोहल मिल जाता है, बेवरेज मिल जाता है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपली दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो अब देखो यहां पे बायोटेक्नोलॉजी का जो ये डेफिनेशन आता है, एक डेफिनेशन कैसे हम उसको बताते हैं। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, देखो क्या कहती है। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया बायोटेक्नोलॉजी का, बियर बनाना, वाइन बनाना, दारू बनाना, अल्कोहल प्रोड्यूस करना, कार्ड बनाना, ठीक है। इजिप्शियन मतलब 5000 बीसी से वाइन बनाना वो जानते हैं, मतलब दे नो अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम दो चीजें यहां पे बताएंगे आपको, दो पार्ट, एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कार्ड बना रहे हैं या वाइन बना रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी यूज हो रही है, उसमें नेचुरल कैपेबिलिटी यूज हो रही है, ठीक है। आज की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली सबको ही पता है इंसुलिन है, एक प्रोडक्ट है इंसुलिन जो कि बायोटेक्नोलॉजी से आ रहा है। कैसे आ रहा है वही हम आज आपको ये बताएंगे। तो वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जीन्स के साथ मैनिपुलेशन होता है, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह देते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है कि कहीं के नट बोल्ट खोल के कहीं और पे कस देना, और कहीं से कॉपी, कहीं से कट कर और दूसरी जगह पेस्ट कर दो, दैट इज द इंजीनियरिंग। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सेल्स का डीएनए यूज होगा, जीन यूज होगा, इसीलिए उसको जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में या मतलब एंशिएंट टाइम पे पूरा होल ऑर्गेनिज्म यूज होता था, उसको हम नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी हम मान सकते हैं। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी में लिखी है, दैट कवर्स बोथ डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो क्या है इसके अकॉर्डिंग, क्या है की है बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन यूज ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। मतलब वो कह रहे हैं कि नेचुरल साइंस की जो नॉर्मल नॉलेज है, कि जैसे ये नॉलेज ही तो है कि अगर आपको कार्ड बनाना हो तो मिल्क और लैक्टोबैसिलस चाहिए, ये नॉलेज है, ये नेचुरल साइंस का नॉलेज है ना। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, कॉमा, देखो कैसे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे लैक्टोबैसिलस में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यूज होता है, जैसे एक्रोमाइसिस सेरेसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ऑर्गेनिज्म कॉमा सेल्स, या कोई एक सेल यूज होती है, पार्ट देयर ऑफ, ऐसे करके लिखा हो, पार्ट देयर ऑफ, या सिंपली इसको हम ऐसे लिखते हैं रियर पार्ट या पार्ट्स ऑफ देयर, ठीक है ना। पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि डीएनए, मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर यूजफुल, नहीं ऐसे नहीं, टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट, है ना, टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट, एनालॉग टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट, कॉमा सर्विसेज एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन या मैनकाइंड, दैट इज द डेफिनेशन जो कि ईएफबी देता है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे एंशिएंट और मॉडर्न दोनों यूज हो रहा है, दोनों को मतलब कंबाइन किया हुआ है ईएफबी ने। पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरी सेल जो यूज होती थी वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, आज उसको हम कह रहे हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सेल्स के पार्ट जैसे कि एंजाइम्स, डीएनए, मॉलिक्यूलर एनालॉग, ये सब यूज होते हैं। तो दिस डेफिनेशन इज कॉम्बिनेशन या कंबाइन करती है दोनों बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को हम बता देते हैं कि दो टाइप में हम आज उसको अपनी नॉलेज के बेस पे बांट देते हैं, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, द कंप्लीट whole organism oblique cell is used to obtain the यूजफुल प्रोडक्ट। कोई यूजफुल प्रोडक्ट यूज लेने के लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज होता है।
इस प्रोसेस में इन इट द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड या यूटिलाइज्ड। नेचुरल कैपेबिलिटी यूटिलाइज्ड होती है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जिसको कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहेंगे, उसमें देखो क्या होता है, इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म में यूज करके एक छोटा सा उसका पार्ट यूज होता है। देखो इसका जो बेसिक है, बेसिकली यही पूरा है जो हम पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, इसका बेसिस क्या, जो जनरल बेसिक है पूरी थ्योरी का, पूरी कहानी का, वो ये है कि क्यों ये सक्सेसफुल हो पाया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों इमर्ज हो पाई है। एक नेचुरल कैपेबिलिटी है, नेचर ने जो दी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। अगर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल ना होता तो ये साइंस इमर्ज नहीं हो सकती थी, या ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। ये हम आगे बताएंगे कैसे हम बोल पा रहे हैं ये बात को। जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका नेचुरल कैपेबिलिटी का सोर्स मतलब पे बेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, इनिट जो भी जीन है, अब देखो हम मतलब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि एवरी प्रोडक्ट, एवरी फिनोटाइप जो है वो जीन से आता है। दैट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है और वो प्रोटीन वेरियस फंक्शन करती है। तो वो प्रोटीन का जो डीएनए है, जो जीन है, उसको यूज होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। देखो इनिट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ये सारी टर्म जो टिपिकल लग रही होंगी आपको वो सब समझ में आती आएंगी। द जीन ऑफ इंटरेस्ट i.e. पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए इज यूज्ड, मतलब इनिट जीन्स और डीएनए पीस ओनली आर यूज्ड। और कैसे यूज होते हैं, कैसे प्रोडक्ट आता है, वही पूरा ये चैप्टर है, वही पूरा चैप्टर है। इसमें मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ ये यूज होते हैं। इसमें जो है डीएनए पीस या जीन, डीएनए पीस आर कट फ्रॉम वन सेल या साइट एंड आर पेस्टेड एट another site or in another cell या organism। This is the modern biotechnology। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता चला जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिस्टमेटिकली वे में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पूरा होल थिंग है क्या बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, उस पे हम आपको बता देते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। ये जो मैं बताने वाला हूं यही पूरी थीम है, पूरे मतलब पूरे के पूरे चैप्टर की यही थीम है। इसी को हमने आगे बढ़ना है, आगे चलना है, इसी पॉइंट पे। देखो हम पूरी प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ते होंगे। चैप्टर नंबर 11 है 12th एनसीईआरटी। तो उसमें मतलब सारी चीजें मतलब सेगमेंट में डिवाइड किया चैप्टर को। प्रिंसिपल क्या है, इंजीनियर मतलब टेक्निक्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, स्टेप्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, टूल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, प्रोसेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, वो सब इस एक छोटे से जो मैं 10 या 15 मिनट का बोलने वाला हूं उसमें सब कवर होगा। सारी चीजें आपको एक बारी माइंड रोड मैप बन जाएगा आपके माइंड में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो हम मान लेते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम समझेंगे। कोई भी एक मतलब प्रोडक्ट ले लेते, जैसे आजकल जीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, विनेगर यूज हो रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूमुलिन इज जेनेटिकली मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है
ह्यूमिलिन इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे पूरी चीज होती है, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंसुलिन नेचुरली पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये बीटा सेल है और इसमें ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, ठीक है, थोड़ा और न्यूक्लियस बड़ा बना लेते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ बीटा सेल्स। अब बीटा सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, डीएनए है, और उस डीएनए पे यानी कि क्रोमोसोम है, उस डीएनए पे दिस इज द, ये मान लेते हैं उसका डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डायग्राम में सिंगल स्टैंड दिख रहा होगा आपको। अब इस पूरे डीएनए में इतना पीस जो है, वो जो रेड पेन से मैंने बनाया है, वो मान लेते हैं इंसुलिन के लिए कोड करता है, यानी कि उतनी जगह से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इंसुलिन हमको बनवानी है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। सवाल उठता है कि क्या जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि टू क्योर द पेशेंट डायबिटीज को, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को क्योर करने के लिए, टाइप 2 को क्योर करने के लिए, कि जब बॉडी में बन रहा है, इंसुलिन बना रही है पैनक्रियाज की बीटा सेल्स, तो क्या रिक्वायर्ड है, जिस बंदे को डायबिटीज मेलाइटस हो गई है उसको, उसकी बॉडी में नहीं बन रहा, तो उसको बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। वो इंसुलिन कहां से आएगा? आप किसी दूसरे पर्सन से तो ले नहीं सकते, या किसी दूसरे एनिमल से नहीं ले सकते, वरना एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, है ना, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकते हैं। तो क्यों ना इंसुलिन, ह्यूमन का इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बैक्टीरिया बनवा दे, मतलब लैब में बन जाए, इंडस्ट्री में बन जाए। तो बनेगा कैसे? ये जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बोली थी कि ये सब कुछ संभव हो पाया इस वजह से, इट इज पॉसिबल बिकॉज द जीन और जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज है, हमको अगर इंसुलिन बनाना है तो ये जो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जो हमको प्रोडक्ट चाहिए उसका जो जीन है, दैट इज कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट। और थोड़ी देर में आप देखोगे उसको हम फॉरेन डीएनए यूज कर रहे हैं उसके लिए टर्म। तो हमको इसको आइसोलेट करना है। अब आइसोलेट देखो यहां पे सब कुछ आने वाला है एक ही थीम में कि रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो आइसोलेट करने के लिए हमको ये सेल मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट में आ गया एंजाइम्स आ गए, ठीक है, लाइसिस एंजाइम बोलेंगे इसको। एनिमल सेल को डिग्रेड करना है तो आपको लाइसोलेसिथिनेज एंजाइम चाहिए होगा। ये सारी चीजें सस्पेंशन में होती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। एक टेस्ट ट्यूब होगी या बड़ी सी टेस्ट ट्यूब होगी या बड़ा सा वेजल्स होगा, उसमें सारी चीजें होती है। मीन्स टू से ये एक वेजल्स है, इसमें बीटा सेल्स पड़ी हुई है, इसमें आप एंजाइम डाल दोगे। तो सबसे पहले आप क्या डालोगे कि एंजाइम डालोगे, ठीक है ना, जो कि बीटा सेल को, ये मैं बता देता हूं, इधर मान लेते हैं ये बीटा सेल है, दिस इज द बीटा सेल, और इसके अंदर ये मैंने डीएनए बनाया था, दिस इज द डीएनए, और इस डीएनए का इतना पोर्शन, रेड पोर्शन क्या है, बीटा सेल, ये बीटा सेल है, और इसका रेड वाला पोर्शन इंसुलिन बनाता है। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करोगे, उसके लिए एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम में बाद में बताएंगे। उसके बाद सस्पेंशन में डिग्रेडेशन आ चुका है, इस सेल के ब्रेकअप्स हो चुके हैं, और उस ब्रेकअप में आप देख सकते हो ये पूरा क्रोमोसोम, पूरा डीएनए बाहर आ जाएगा सेल के सस्पेंशन में। मैं फिर से बता देता हूँ, ये सारी चीजें सस्पेंशन में होती है, टेस्ट ट्यूब में होती है, वेजल्स में होती है। ये डीएनए बाहर आ चुका है। आप इसमें टेस्ट ट्यूब में प्रोटीनेज एंजाइम डालोगे, क्योंकि देखो डीएनए फ्री तो होता नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। हिस्टोन प्रोटीन को डिग्रेड करना पड़ेगा, प्रोटीनेज एंजाइम डालोगे। आरएनए को डिग्रेड करना पड़ेगा, आरएनएज एंजाइम डालोगे, ठीक है। तो सस्पेंशन में हमारे पास सिर्फ डीएनए बच जाएगा। ये सारी चीजें आगे एनसीईआरटी में दी हुई है, जो कि प्रोसेस में दी हुई है ना। देखो अब हमारे पास डीएनए आ गया है। अब हमको अब नई रिक्वायरमेंट सुनेंगे, जो एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन है आज तक बायोलॉजी के फील्ड में, और आप कह सकते हो उसके डिस्कवरी होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच इमर्ज हुई है। आपको इस पूरे डीएनए में से सिर्फ इस रेड वाले पोर्शन की रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक ऐसा एंजाइम चाहिए होगा जो सिर्फ यहां कट लगा सके, यहां कट लगा सके, कहीं और कट न लगाए। ये पर्टिकुलर एंजाइम कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। ठीक है, आपने कर दिया, एंजाइम डाल दिया, इसमें सस्पेंशन में आपके पास पीस आ जाएंगे। देखो क्या क्या पीस आ जाएंगे आपके पास, ये ग्रीन वाला एक पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा,
और एक और ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ ये रेड वाला चाहिए, सिर्फ ये रेड वाला चाहिए, यानी कि आपको सस्पेंशन में जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के उनको सेपरेट आउट करना है, तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी। मींस टू से यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो कैसे होता है वो हम सब बाद में बताएंगे। फाइनली आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आप फाइंड आउट कर लेते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरी एक और नई बात सुनते हैं। दिस इज द डीएनए, बेसिकली दिस इज द डीएनए। और डीएनए एज यू नो, मैंने पहले भी कई बार बताया है, डीएनए इज ए बॉस। डीएनए बॉस है, सेल का बॉस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लो, बॉस एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केबिन में ही काम करता है। इससे इंसुलिन मिल सकता है, बट ये डीएनए बोलता है कि मैं इंसुलिन ऐसे कैसे दे दूं, मैं तो एक प्रॉपर चैम्बर में काम करूंगा, तब मैं इंसुलिन प्रोड्यूस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डीएनए है, ये आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, तो वो प्रोटीन इंसुलिन होगी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन होगा इसका, और वो जीन एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर सेल में ही हो सकता है। अब देखो नई रिक्वायरमेंट क्या आएगी। ये डीएनए है, इंसुलिन देने को तैयार है, बट इसको हमको एक प्रॉपर एनवायरमेंट देना पड़ेगा, और वो एनवायरमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट हो, एक एनवायरमेंट मतलब सेल, इसके लिए केबिन चाहिए, केबिन मतलब सेल, एक ऐसी सेल हो जो जितना ज्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड करे, तो उतनी ही जल्दी ये भी डिवाइड करेगा, और उतना ज्यादा जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि उतनी जल्दी ये भी मतलब कहना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, और उतना जल्दी इनको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसी सेल्स तो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इकोलाई 20 मिनट में डेवलप हो जाता है। तो अगर इसको किसी तरह इकोलाई में डाल दें, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि मैं चैम्बर में, एक ऑफिस में, एक सेल में ही काम करूंगा, वो पूरी हो जाएगी, और ये जीन एक्सप्रेस कर देगा, यानी कि इंसुलिन बना देगा। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हमको एक होस्ट सेल चाहिए, ठीक है। होस्ट सेल एक हम बैक्टीरिया यूज कर लेंगे, बट एक और कॉम्प्लिकेशन आता है। ये होस्ट सेल में जाने के लिए एज इट इज इतना इजीली नहीं हो सकता, सब कुछ इतना इजी नहीं जा सकता है। जिस होस्ट सेल में डालेंगे, वो अभी भी मैंने बताया वो एक बैक्टीरिया की सेल होगी मोस्ट ऑफ द केस में, उस बैक्टीरिया को हम होस्ट बैक्टीरिया कहेंगे, और ये बन जाएगा फॉरेन डीएनए। नाउ इट इज कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब इसको हमने फॉरेन डीएनए में डालना है। नई रिक्वायरमेंट क्या आने वाली है, सुनेंगे ध्यान से। नई रिक्वायरमेंट आने वाली है कि ये डीएनए है, ये फॉरेन बैक्टीरिया के अंदर, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने इसको भेजना है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये इतना इजीली नहीं जा सकता। बेसिकली ये किसी दूसरे करियर मॉलिक्यूल, करियर डीएनए, जिसको कि आप नॉर्मली जानते होंगे, बड़ा फेमस हम कह देते हैं वेक्टर, वेक्टर डीएनए के साथ ही अंदर जा सकता है। यानी कि एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए भी हमको बैक्टीरिया से मिलते हैं, मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये यूज किया था रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम, तो वो भी बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक करियर डीएनए की, ये तो होस्ट सेल आ गई हम पे, ये तो होस्ट सेल आ गई। इस होस्ट सेल में जो कि नॉर्मली एक बैक्टीरिया है, ये वाला डीएनए आएगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जब इस बैक्टीरिया में आ जाएगा तो ये बन जाएगा फॉरेन डीएनए। जैसा कि मैंने बताया, ये इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये कहलाता है जीन ट्रांसफर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आगे आएगा, स्टेप्स में आएगा। ये इसके अंदर जब जाएगा, फॉरेन होस्ट सेल के अंदर जब जाएगा, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। मतलब इसको इसके अंदर डालना है। इसको अंदर डालने के लिए एक वेक्टर डीएनए हमको चाहिए, क्योंकि ये डीएनए अकेला नहीं जा सकता, ठीक है। वेक्टर डीएनए हमको चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते। तो वेक्टर डीएनए कहां से आएगा, वो भी किसी दूसरी सेल से आएगा, ठीक है। और वो नॉर्मली एक मान लेते हैं बैक्टीरिया से आएगा, फॉर द टाइम हम मान लेते हैं बैक्टीरिया से आएगा, बाकी कहां से आता है वो मैं बात करूंगा। एक और बैक्टीरिया की सेल है, और उसके अंदर कुछ दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, लाइक दिस। एक क्रोमोसोम है, आपने पढ़ा होगा, ये मेन क्रोमोसोम है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, जिसको कि प्लाज्मिड कह देते हैं। तो इसको हमने यूज करना है। तो फिर से वही प्रोसेस, ये अलग किसी टेस्ट ट्यूब में यहां से इस वाले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, तो सेम यहां पे भी वही एंजाइम, फिर से रिक्वायरमेंट सुन लेंगे। फिर से एंजाइम की रिक्वायरमेंट आएगी कि जो इस बैक्टीरिया की सेल को डिग्रेड कर सके, नॉर्मली लाइसोजाइम एंजाइम। सस्पेंशन में
उसका डीएनए आ जाएगा, क्रोमोसोम आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगी, आरएनए भी होगा, आरएनएस डालो आरएनए खत्म, प्रोटीनेस डालो प्रोटीन खत्म, बच गया सस्पेंशन में सिर्फ डीएनए। चिल्ड इथेनॉल डालो, स्पूलिंग बन जाती है, पूरा रील जैसे थ्रेड होता है उसके तरह वो स्पूल बन जाता है। ये आगे दिया हुआ डायग्राम देखेंगे आप, वैसे हम कर सकते हैं। फाइनली हमको यहां से ये निकाल लिया हमने, ये एक डीएनए हमने निकाल लिया। अब इस डीएनए में अगर ये जुड़ जाए, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अगर इसमें जुड़ जाए तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये इस होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। और जो हमारा मोटो है कि ये अपना प्रोडक्ट बना दे जो कि किसी एक सेल में बनाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमको इसमें इसको जोड़ना है। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर, जिसको कि हम बोल रहे हैं वेक्टर डीएनए, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है, इसमें भी हमको कट लगाना पड़ेगा। कट ऐसा होना चाहिए कि ये यहां पे फिट हो जाए। तो हम उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाते हैं। सपोज करो ये कट यहां पे लगे। सस्पेंशन में फ्रेगमेंट्स होंगे। कौन कौन से फ्रेगमेंट? एक ये वाला फ्रेगमेंट और एक ये वाला फ्रेगमेंट, है ना, यहां पे लगे ना कट, ये फ्रेगमेंट होंगे। तो अब फिर से हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। हमको ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए, ये वाला यूजफुल नहीं है, इस फ्रेगमेंट को फिर हम इससे मिला देंगे। तो फिर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड आ गई। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमने ये एक और मतलब ये हमको सेपरेट होके मिल गया। अब हम इन दोनों को एक जगह मिला देंगे। मतलब ये इतना आसान नहीं होता, काफी टेक्निकल होता है। ये सस्पेंशन अलग था, ये वाला सस्पेंशन अलग है। इसमें हमको प्योर जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, उसमें भी हमको जीन ऑफ मतलब वेक्टर डीएनए मिल गया है। इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक ये मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा डीएनए यहां पे मॉलिक्यूल का क्रिएट, डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ है जिसमें, बड़े ध्यान से सुनेंगे, which contain the DNA या which contain the piece of DNA from two different species. This is naturally non-existing molecule of DNA. स्टार्टिंग में हमने यही बोला था, नेचुरली एग्जिस्टिंग दो सेल्स या उनके पार्ट को मिला के तीसरी ऐसी चीज मिलाई जाए जो ज्यादा यूजफुल हो, वही टेक्नोलॉजी कहलाती है। और ये जो हमने मिलाए हैं डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दो अलग अलग स्पीसीज से हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी है और ये वो बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें जीन से छेड़छाड़ हुई है, जीन का मैनिपुलेशन हुआ है, जीन के साथ इंजीनियरिंग हुई है, कहीं का जीन कट करके कहीं और पेस्ट किया गया है। इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। या ये जो बना है डीएनए, दिस डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए या हेट्रोलोगस डीएनए, heterologous DNA. That's why the modern biotechnology or genetic engineering is also called as recombinant DNA technology, RDT. That's the point. अब हमको एक क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायरमेंट एक बार फिर से सुन लेंगे। सबसे पहले एंजाइम चाहिए जो कि सेल को लाइसिस कर सके, फिर उसके बाद हमको सस्पेंशन में आरएनएस प्रोटीनेस डिग्रेड करने के लिए एंजाइम चाहिए, फिर हमको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने वाला एंजाइम चाहिए जिसको कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, वो चाहिए, और फिर हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए ताकि हम अपना डिजायर्ड वाला डीएनए सेपरेट कर सकें। सेम इधर फिर हमको एक ये वेक्टर डीएनए चाहिए। वेक्टर डीएनए क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जो साहब हैं डीएनए साहब, बॉस, जिससे प्रोडक्ट लेना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि इस टाइम बहुत आदा में है, उनको क्या चाहिए? एक ऑफिस चाहिए। ये रहा ऑफिस, होस्ट सेल। इनके और भी नखरे हैं, ये अकेले नहीं जा सकते अंदर, तो इनको एक ले जाने वाला चाहिए, इनके लिए टैक्सी चाहिए। ये रही टैक्सी, वेक्टर, जिसको कि लिटरली जेनेटिक टैक्सी भी कहते हैं या जीन टैक्सी कहते हैं, जीन टैक्सी कहते हैं। वो टैक्सी आ गई, ये बन गया। अब इस टैक्सी, इस हेट्रोलोगस डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में डालना है। ये भी अपने आप में काफी कम्बरसम प्रोसेस होती है। फाइनली सपोज करते हमने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद
ये देखेंगे ध्यान से, याद, ठीक है। ये एक ऐसी होस्ट सेल बन गई है जिसके अंदर ये बाहर से आया हुआ डीएनए है, ये बाहर से आया हुआ डीएनए या बाहर से आया हुआ डीएनए है। तो अब हम इन डीएनए को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या सिर्फ इस डीएनए को, क्योंकि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस डीएनए को हम फॉरेन डीएनए भी कह देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए। ये होस्ट सेल है। इस यहां तक की प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब देखो, एक सिंपल, ये मान लेते हैं ये सस्पेंशन है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और ये सस्पेंशन है जिसमें हमारे पास बहुत सारे होस्ट सेल हैं जिनके अंदर हमको ये फॉरेन डीएनए, ये डीएनए डालना है। तो बैक्टीरिया तो दुनिया भर के हैं, होस्ट सेल तो हमारे पास बहुत सारी हैं, तो क्यों ना हम इसकी भी बहुत सारी कॉपी करवा लें। ठीक है, तो हम इसकी बहुत सारी कॉपी करवा लेते हैं, मीन्स टू से इसका मैनिपुलेशन, सॉरी एम्प्लीफिकेशन करवा लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा लेते हैं। तो यहां पे हमको एक और जरूरत पड़ जाती है पीसीआर की। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए से स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस विल टेक द लॉन्गर टाइम, और अगर हम इसको पीसीआर में काफी मैनिपुलेट कर, मतलब सॉरी एम्प्लीफाई करवा लेते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपी बनवा लेते हैं, तो बिलियंस ऑफ ऐसी होस्ट सेल्स हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सपोज करो इसमें बिलियंस होस्ट सेल है, इसमें बिलियंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उन सभी में होस्ट सेल में, यानी कि बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाए। हम मिला देते उसको, और फिर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो सस्पेंशन है उसमें जो बैक्टीरिया है उनमें होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि देखो मान के चलो अगर इस सस्पेंशन में 10⁻⁷ बैक्टीरिया हैं, तो जरूरी थोड़ी ना सभी में मतलब फॉरेन डीएनए चला जाएगा। हो सकता है 10⁻⁶ बैक्टीरिया में ही गया हो, तो बाकी के बैक्टीरिया तो हमारे काम के नहीं है ना, मतलब जिनमें सस्पेंशन में से जिनमें ये वाला नहीं है तो ये हमारे काम के नहीं है। तो हम अब स्टार्ट होती है केमिकल इंजीनियरिंग, जो 2 प्रिंसिपल मैं बताने वाला हूं वो स्टार्ट होती है। हमको ये हमारे डिजायर्ड, हमारे काम के, हमारे मतलब के बैक्टीरिया हैं, ये हमारे मतलब के बैक्टीरिया नहीं है, तो हम एक ऐसा कल्चर मेंटेन करेंगे फर्दर कि हम इनको शॉर्ट आउट करके अलग कर दें और सिर्फ इन बैक्टीरिया पे ध्यान लगाएं, इन बैक्टीरिया को खिलाएं पिलाएं ताकि ये डिवाइड करें। ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो अंदर वाला ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिवाइड करेगा, मींस टू से ये डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो फिर एमआरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, और वो जो प्रोटीन होगी वो इंसुलिन होगी। ठीक है, तो दिस इज द पूरी प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है। फिर से सुन लेंगे, यहां तक की प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और बाकी की प्रोसेस को केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सामने आया, एक तो बहुत सारे एंजाइम सामने आए जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। एक ये डिस्कवरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की डिस्कवरी, और एक वेक्टर डीएनए की तरह कौन यूज हो, प्लाज्मिड वेक्टर, इसकी डिस्कवरी। ये 2 मेन डिस्कवरी ऐसी हैं जिनसे बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग होता है। सो दिस, ये पूरी थीम है, इसी को पे हमने चैप्टर पढ़ना है। तो आपने देखा, अब हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को। प्रिंसिपल क्या है और प्रोसेस क्या है। तो प्रिंसिपल्स तो 2 है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग, 2 प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। ये 2 सिद्धांतों पर आधारित है, 2 प्रिंसिपल्स पे आधारित है, जिनमें से पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसमें
जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है। इन इट द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए एंड आरएनए, कहीं कहीं पे आरएनए भी हो सकता है, इज ऑल्टर्ड एंड ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस्ड। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसको हम एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा सकें और उस होस्ट सेल में हमारा प्रोडक्ट मिल सके। To introduce into a host cell to obtain desired product। एक डिजायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए जो प्रोसेस है, डिजायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए जो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ता है, उसको होस्ट सेल में डालना पड़ता है, वही प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितने अवेलेबल होस्ट सेल हैं वो सभी फॉरेन डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऑब्टेन कर ले, अपने अंदर आने दें। कुछ आने देते हैं, कुछ नहीं आने देते हैं। तो जो आने देते हैं यानी कि जो हमारे काम के हो जाते हैं, और जो नहीं आने देते हैं वो नॉर्मली हमारे काम के नहीं होते, तो उनको सेपरेट आउट करना होता है। वो टेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग में आती है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया था कि एक होस्ट सेल है, एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, बाहर का डीएनए फॉरेन डीएनए आ जाता है, तो उस बैक्टीरिया का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड है ना। तो ये जो है एंड टू इंट्रोड्यूस इनटू ए होस्ट सेल, इससे क्या होगा, फिनोटाइप ऑफ होस्ट सेल विल चेंज। और ये जो चीज है फिनोटाइप ऑफ होस्ट सेल विल चेंज, ये पॉइंट केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही बढ़िया बूम साबित होने वाला है। एक प्रोसेस, टिपिकल प्रोसेस समझने। दूसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम जो होस्ट सेल है जिनके अंदर डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिर्फ उनको हम ग्रो कराते हैं और बाकी के अनवांटेड बैक्टीरिया कंटामिनेशन को सेपरेट रखते हैं, ताकि डिजायर्ड जीन कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया ही हमारा दिया हुआ मटेरियल मतलब कहना चाहिए कि न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करें और सिर्फ वही ग्रो करें, हमारा मीडिया वेस्ट ना जाए और मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ए कंटामिनेशन फ्री कल्चर, i.e. a culture having only the host cells with recombinant DNA are grown in controlled environment. Grown in controlled environment to get maximum product. That is called chemical engineering. ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। तो आगे का हमारा पूरा टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, फिर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन के साथ छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेशन विद द जीन। इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर जो ये कहीं के नट बोल्ट खोल के कहीं और फंस देते हैं, काम ये होता है उनका इंजीनियर का मोस्ट ऑफ दी। तो जीन के साथ वो काम करना, कहीं का जीन कहीं से उठा के कहीं पेस्ट कर देना। जैसे अभी जो मैंने
फोरकास्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो पूरी प्रोसेस बताई थी, क्या पढ़ने वाले हम चैप्टर में, आपने देखा कि बीटा सेल का इंसुलिन का जीन हमने बैक्टीरिया के वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड डीएनए में डाल दिया है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन मैनिपुलेशन। ठीक है, देखो ध्यान से सुनेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग एक बंदा है, उसको इसका फादर बनाते हैं। पॉल बर्ग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको फादर इसलिए बोल रहे हैं, सबसे पहले हम अभी बोल देते हैं फिर लिख देंगे। इन्होंने क्या किया, एक वायरस होता है सिमियन वायरस 40, SV40 वायरस, उसके जीन एक बैक्टीरिया में डाल दिए, एक बैक्टीरियोफेज लैम्डा को यूज करके। समझ में आई बात है ना। जैसे हमने यहां पे क्या किया था, बीटा सेल के जीन, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, बीटा सेल के जीन एक होस्ट बैक्टीरिया में डाल दिए थे, किसको यूज करके, एक प्लाज्मिड वेक्टर को यूज करके। तो पॉल बर्ग साहब ने क्या किया, सबसे पहले एक सिमियन वायरस 40, SV40 एक वायरस है, उसके जीन एक बैक्टीरिया में डाल दिए, एक बैक्टीरियोफेज लैम्डा यूज करके। ठीक है ना, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बोलते हैं। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। इन 1972, ये जो पॉल बर्ग साहब है, 1972 he transferred the genes of SB40 virus into a bacteria by using bacteriophage lambda, ठीक है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में उन्होंने डाल दी। सबसे पहले ये काम उन्होंने किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको 1980 में नोबेल प्राइज भी मिला गया, पॉल बर्ग। नोबेल प्राइज 1980, NOBEL, नोबेल प्राइज 1980 इस काम। ठीक है, इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है, मतलब पहले मैं उसकी वो बता देता हूं कि वो उसकी स्टार्टिंग कहां से। जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप करने में जो दो बहुत ही क्रूशियल, मतलब आप मान सकते हो कि डिस्कवरी है जो कि साइंटिस्ट ने आज तक की है, वो है दो डिस्कवरी। Genetic engineering is the result of two main discoveries। जो दो मेन डिस्कवरी है, देखो कौन कौन सी है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि आपके 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, 1970 में डिस्कवर किए थे, सना आर्वर, नाथन हैमिल्टन स्मिथ एंड बर्नर आर्वर। 3 बंदों ने डिस्कवर किए थे। ठीक है ना, 2 मेन डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन endonuclease enzyme and discovery of plasmid DNA in bacteria। ठीक है, ये दो डिस्कवरी पे पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो निकल के आई, पूरा हिला के रख दिया था इसको। ये डिस्कवर किए थे बाय बर्नर आर्वर
डेनाइल नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर्बर नाथन एंड स्मिथ, बर्नर आर्बर, डेनाइल नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ, इन 3 बंदों ने डिस्कवर किए थे 1970। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1978। ठीक है ना, ये कुछ डेट्स हैं, आप याद कर लेंगे। प्लाज्मिड वेक्टर की डिस्कवरी की थी हेज ने, HAYS, एक मिनट रुकेंगे, विलियम हे एंड जोशुआ लीडरबर्ग, बाय विलियम हे एंड जोशुआ लीडरबर्ग, ये उन्होंने डिस्कवर किए थे 1952। ये मतलब काफी पहले डिस्कवर हो गए थे। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ब्रांच इवॉल्व हुई थी वो 1972 के बाद इवॉल्व हुई। तो इसलिए ये वाली डिस्कवरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन जाती है इस चीज की डिस्कवरी। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इमर्ज्ड इन 1972, हेंस जेनेटिक इंजीनियरिंग इमर्ज्ड इन पोस्ट 1972। इसके अलावा जो एक और माइलस्टोन है वो हम बताते हैं कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। ये कुछ डेटा है, कुछ आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है ना, हर्बर्ट स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार सिंथेसाइज किया, मतलब फॉर्म किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वहां से सारी कहानी शुरू होती है। हर्बर्ट बॉयर, इसका साइंटिस्ट का स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर में से हर्बर्ट बॉयर का बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट स्टार्ट होने से पहले थोड़ा इलस्ट्रेशन भी दिया है। एंड स्टैनले कोहन, इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसाइज किया था। synthesized first recombinant DNA 1972। ठीक है, 1970 में ये वाला एंजाइम आया, क्रूशियल एंजाइम, और 1972 में इन्होंने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसाइज कर। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, ये कुछ डेटा है, ये जरूर याद रखेंगे, ये आगे चल के काम आता रहेगा, मतलब इसी चैप्टर में आगे चल के लेक्चर में काम आता है। टेक्निक क्या क्या है ना, पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। टेक्निक क्या क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, याद रखेंगे। हम पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स। तो देखो, जो मेन टेक्निक है, सबसे पहली तो यही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ। मतलब ये थोड़ा रटने वाला, ये वाला सेक्शन रटने वाला है, मतलब बुक ने अपने हिसाब से लिख दिया। बाकी तो जो हमने प्रोसेस, मेनली टेक्निक यही है कि सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना है, क्योंकि वो टेक्निक है। टेक्निक मतलब 2 चीजें हम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली लेवल ऑफ टेक्निक क्या है कि ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वो ऑलरेडी टेक्निक है, 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। एक और लेवल बढ़ाएंगे टेक्निक का, मतलब 2 चीजें फिर से मिलाएंगे, एक तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर एक और होस्ट सेल, 2 टेक्निक हो गई। फिर तीसरी टेक्निक है वो केमिकल इंजीनियरिंग। सिंपल ये चीज है, टेक्निक है ना। जो बुक में लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है। नंबर 1,
फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नंबर 2, ये बुक में इस तरह लिखा हुआ है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब देखो क्या होता है, जो मैंने यहां पे बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है अगर उसकी बहुत सारी कॉपी हो, पीसीआर जीन क्लोनिंग है। एंड नंबर 3, जीन ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू होस्ट सेल, जीन ट्रांसफर। तो ये टेक्निक्स है। और वैसे तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे पहली टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना, फिर दूसरी टेक्निक है उसको होस्ट बैक्टीरिया में डालना, तो वो ये आ गई। फिर ये आ गई जीन ट्रांसफर। इन्होंने बीच में एक टेक्निक और लिख दी है बुक्स में, एनसीईआरटी में, कि उसकी जीन क्लोनिंग हो, क्योंकि वहां पे पीसीआर यूज हो रहा है, दैट इज आल्सो जीन क्लोनिंग। एंड फर्दर जो फोर्थ है केमिकल इंजीनियरिंग, दैट इज आल्सो ए टेक्निक इन इटसेल्फ, बट वो अपनी बुक में नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है उसके लिए हमने स्टार्टिंग में एक छोटा सा व्यू देखा था। आपको डिजायर डीएनए पता होना चाहिए, उसके बाद आपको एंजाइम्स होने चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास एक होस्ट सेल होना, मतलब पीसीआर वगैरह होना चाहिए, वो सब, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जीन ट्रांसफर है, ये सब हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज हम आपको बताते हैं, 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के 3 बेसिक स्टेप्स क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस चीज का आप मतलब वो करना चाहते हो, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट लेना आते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे डिजायर्ड डीएनए। ये कुछ जो फैक्ट्स हैं, मतलब डेटा है, वो अपनी बुक्स में कुछ मैनिपुलेट करके भी लिखा हुआ है। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद आप उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको होस्ट में डाल देंगे। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन या डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये लाइनें एज इट इज एनसीईआरटी में दी है ना, इसलिए हमको लिखनी पड़ रही है डीएनए इनटू होस्ट सेल। एंड जो नंबर 3 प्रोसेस है, उससे मेंटेन लेंगे, मेंटेनेंस करेंगे उसको, होस्ट को डीएनए में, डीएनए को होस्ट में, और उससे प्रोडक्ट ले लेंगे। एंड द नंबर 3 प्रोसेस के हमारा जो जीन था वो होस्ट में आ गया है, तो नेक्स्ट क्या बचता है कि उससे हमको प्रोडक्ट लेना है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए in host cell and transfer of DNA into its progeny। इस लाइन से ये इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है कि जब एक होस्ट सेल जिसके अंदर फॉरेन डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, वो उसको हम मेंटेन रखें, मतलब कंटामिनेशन फ्री रखें, ताकि वो होस्ट सेल जब डिवाइड करे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के 2 पीस बन जाए और वो एक पीस अपनी प्रोजेनी में मतलब फर्दर डिवाइड कर दे, नॉर्मल जैसे कि होता है।
हाउएवर ये जो पॉइंट है नंबर 3, ये केमिकल इंजीनियरिंग का मिक्स पॉइंट है, ये पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ने लिखा, बट हम उसको ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम टूल्स की बात करते हैं कि क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, ठीक है। तो देखो अब समझेंगे ध्यान से, एक दो पॉइंट और लिखेंगे यहां पे। देखो, एनी ऑर्गेनिज्म विद फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो कहलाता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ने वाले हैं, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये डेटा है कुछ, आप इसको याद करेंगे। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहां पे हम मोस्ट ऑफ दी अपने टॉपिक का पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। देखो टूल्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले जो ब्रॉड कैटेगरी है वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के बाद हमको एक होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था, डिजायर्ड डीएनए को कहां पे डालना है, मतलब होस्ट में डालना है। जैसे मैंने बताया था होस्ट चाहिए होता है, और होस्ट में डालने के लिए हमको चाहिए होता है वेक्टर डीएनए, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वेक्टर या वेहिकल डीएनए, वेक्टर या वेहिकल डीएनए। और तीसरा एक होस्ट, बेसिकली कंपिटेंट होस्ट, एक कंपिटेंट होस्ट चाहिए होता है। ये हमारे टॉपिक का मोस्ट सबसे हॉट पॉइंट है, एंजाइम्स, सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। देखो एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम चाहिए, बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं से कि एक हमारे पास सेल है, उसका हमको डीएनए बाहर निकालना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको लाइज एंजाइम चाहिए, लाइज एंजाइम चाहिए। लाइज एंजाइम बनाने के बाद फिर हमको डिग्रेडिंग एंजाइम चाहिए, जैसे कि डीएनएज एंड आरएनएज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एंजाइम्स, एंजाइम्स में लाइजिंग एंजाइम है ना, जो मतलब उसको लाइसिस कर देते हैं, LYSING, लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम देखो क्यों चाहिए, टू डिग्रेड द सेल्स, यानी कि जहां से हमको डिजायर्ड डीएनए मिलने वाला है वो सेल। जैसे बैक्टीरिया का डीएनए चाहिए तो लाइसोजाइम, और जैसे बैक्टीरिया से हमको प्लाज्मिड वेक्टर लेना था, ये आगे चलेंगे पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा प्लांट सेल से लेना है अगर डीएनए बाहर, तो वो वाले टू डिग्रेड द सेल, टू डिग्रेड द सेल, ठीक है ना। जैसे इधर हम सेल लिख रहे हैं और इधर उसका एंजाइम का नाम लिख रहे हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया की सेल है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए हमको लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। फंगस की सेल से अगर हमको डीएनए बाहर निकालना है तो हमको काइटिनेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और अगर प्लांट सेल से हमको बाहर डीएनए निकालना है तो सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। प्लांट सेल, एनिमल सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है, तो वो जनरली ऐसे ही लाइपेज एंजाइम और प्रोटीनेज एंजाइम से डिग्रेड हो सकती है। फिर भी अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो दैट विल बी द लेसिथिनेज एंजाइम फॉर द एनिमल सेल,
बिकॉज एनिमल सेल जो चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन से मतलब सराउंडेड है वो लेसिथिन की बनी हुई है। इसके अलावा हमको प्रोटीनेज एंजाइम चाहिए होंगे टू डिग्रेड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए, और आरएनएज एंजाइम, ये भी लाइसिन एंजाइम में ही रहेंगे टू डिग्रेड आरएनए। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी आ जाती है क्लीविंग एंजाइम, मतलब कट करने वाले एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, ये वाले एंजाइम। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स विल बी क्लीवेज या क्लीविंग एंजाइम। कट करने वाले एंजाइम्स, बेसिकली डीएनए को कट करने वाले एंजाइम। देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक डीएनए है, उस मतलब एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक पार्ट क्या है, वो स्पेसिफिक पार्ट डीएनए का क्या बनाता है, मतलब डिजायर्ड जीन है और वो प्रोडक्ट बनाना है, तो हम उसको उतना ही कट करने के लिए हमको एंजाइम चाहिए। देखो क्लीविंग एंजाइम used to cut the desired piece of DNA from whole genome of cell या ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, यानी कि हमको यहां पे न्यूक्लियस एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो क्लीविंग एंजाइम जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। क्लीविंग एंजाइम 3 टाइप के कौन से हो सकते हैं? बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो टर्मिनल बॉन्ड काटते हैं, यानी कि किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से टर्मिनल एक न्यूक्लियोटाइड हटा देते हैं, यानी कि टर्मिनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटते हैं। कट या रिमूव वन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एनी वन टर्मिनल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? कट या रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम मिड ऑब्लिक इनर साइड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड चेन। न्यूक्लिक एसिड चेन, ठीक है। अब देखो एंडोन्यूक्लियस में से वापस से हम 2 कैटेगरी बताते हैं, एक नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस ये सिमिलरिटी है कि दोनों मिड से काटते हैं, बीच से काटते हैं न्यूक्लिक एसिड की चेन को। डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस है वो कहीं से भी काट सकते हैं, बीच से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कहीं से भी काट सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड साइट से ही कट करते हैं। जैसे मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स की एक चेन है ना, 20 स्टूडेंट की एक चेन है, तो या ये हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 है ना।
तो रेस्ट एक्सोन्यूक्लियस तो ये काटेगा, दिस इज द एक्सोन्यूक्लियस, दिस इज द एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी काट सकता, कहीं से भी काट सकता, बीच से कहीं से भी काट सकता। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा अपनी एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको कि वो पहले पहचानते हैं फिर काटते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिर्फ यहीं से काटेगा, ओनली फ्रॉम हेयर, तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए 11 स्टूडेंट की चेन है तो वो 8th और 9th के बीच से ही कट करेगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था कि सपोज करते हैं कि हमारा ये डीएनए है, बीटा सेल का डीएनए, और उसमें इतना पोर्शन इंसुलिन बनाता है, तो हमको एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो अंदर से कट करे और अंदर से सिर्फ यहां से और यहां से कट करे। ये नहीं कि यहां से कट कर दिया, पता चला यहां से कट किया तो हमारा जो रेड ये इंसुलिन का जीन था वही 2 पार्ट में टूट गया, वही डिग्रेड हो गया, वही बेकार हो गया। तो समझ रहे हो ना, रेस्ट्रिक्शन मतलब एक स्पेसिफिक साइट से ही काटेगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मींस टू से देयर इज द रेस्ट्रिक्शंस इन द एंडोन्यूक्लिक एक्स। तो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस कैन कट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब एट रैंडमली, कैन कट फ्रॉम एनीवेयर रैंडमली इनसाइड ए चेन। चेन में कहीं भी रैंडमली काट सकते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट इनसाइड चेन या इन बिटवीन चेन only from at specific restricted sites। और ये जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड साइट होती हैं इनको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, क्योंकि वो पहले उसको पहचानते हैं फिर उसके बाद उसको कट लगाते हैं, दैट्स व्हाई रिकॉग्निशन साइट। तो हमारा ये ही यूज होते हैं, ओनली RE आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, शॉर्ट में R। ये हमने आपको बता दिया है। ठीक, इनकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ी कहानी सुनाते हैं कि ये आए कहां से। देखो क्या देखा गया, अपनी एनसीईआरटी में दिया है इन 1968 सॉरी 63 है ना। क्या देखा गया कि वैसे ये हम लिख चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1968 में हुई थी, सॉरी 1970 में हुई थी। ठीक है, ये हम लिख चुके। देखो समझते कहां से, मतलब स्टार्टिंग हुई। ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है, और बैक्टीरिया पे एक वायरस यानी कि वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, अपना डीएनए यहां पे ले आते हैं, और फिर वायरस का डीएनए बैक्टीरिया की सेलुलर मशीनरी एंजाइम्स वगैरह को हैक कर लेता है, इसके टुकड़े कर देता है, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए डिग्रेड हो जाता है और फिर ये अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लेता है। ये नॉर्मली होता है। बट 1968 में क्या देखा गया कि कुछ इकोलाई बैक्टीरिया में क्या हुआ है,
एक बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए ट्रांसफर किया, मतलब उसका इन्फेक्शन किया, उसको इन्फेक्शन किया है, तो बैक्टीरिया ने इसको इनएक्टिव कर दिया है। द बैक्टीरिया हैज इनएक्टिवेटेड द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। कैसे? तो जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो दो तरीके सामने हैं। पहला तो यही है कि उसने कट कर दिया वायरस के, यानी कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर दिया, तो बैक्टीरिया सेफ है, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या देखा उन्होंने तरीका, कि एक तरीका और था, उन्होंने वायरस बैक्टीरियोफेज के फॉरेन डीएनए पे मिथिल ग्रुप लगा दिया है, इस तरह से उनको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, तो ये दो तरीके से उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया खुद को बचा ले रहा है बैक्टीरियोफेज की इंफेक्शन से। तो इसमें अच्छा, खुद बैक्टीरिया का डीएनए भी CH3 लगा के खुद को बचा के रखे हुए हैं उस एंजाइम से, जो कि इसको कट कर रहा था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो यहां से पॉइंट आया साइंटिस्ट के दिमाग में कि दिस इज द हाईली मार्वलस और फंटास्टिक टूल के डीएनए को कट कर सकते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक साइट से। यहां से इंसाइट आता है कि कैसे हम डिस्कवरी होती है ना, कैसे स्टार्टिंग होती है। देखो, इसके जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है, इन 1963 ये डेटा है 1963, two enzymes that inhibited the growth of bacteriophage, ब्रैकेट में लिखेंगे इट्स डीएनए, इन बैक्टीरिया ई कोलाई वर डिस्कवर्ड, है ना। दो बैक्टीरिया, दो एंजाइम्स उन्होंने देखे, मतलब दो टाइप के एंजाइम्स देखे, एक मेथिल, और जो दो एंजाइम्स थे वो कौन कौन से थे, उनमें से एक एंजाइम, वन एंजाइम और सेकेंड एंजाइम। एक एंजाइम ऐसा था, एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, एंड सेकेंड एंजाइम जो था उसने क्या किया, उसने डीएनए को काट दिया, कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज। ये वाले एंजाइम ही आगे चल के क्या एज डिस्कवर हुए 1970 में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि हैमिल्टन स्मिथ, बर्नर आर्वन और डनायल, और मतलब स्मिथ, अर्बर और नाथन ने डिस्कवर किए थे, है ना, वो नाम हम लिख चुके हैं। तो यही एंजाइम क्या हुए, दीज एंजाइम्स वर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहां से क्लू आता है कि कैसे वो आते हैं। ठीक है, अब देखो हम कुछ और फैक्ट्स बताते हैं इस पॉइंट में। जो पहला एंजाइम था वो हिंद 2 था, है ना, उसकी कहानी बताते। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड वॉज हिंद 2। यही सनार वो स्मिथ, अर्वर और नाथन ने डिस्कवर किया था। अब तक हम
मोर देन 900 एंजाइम निकाल चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स। दिस इज द डेटा गिवन इन एनसीईआरटी टिल डेट, टिल नाउ। टोटल 900 restriction endonuclease from 230 strains of different बैक्टीरिया। 230 स्ट्रेन से अलग अलग मतलब हम एंजाइम निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो जो फॉर एग्जाम्पल एक तो ये एग्जाम्पल है हिंदू 2, इस पे मैं वापस आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इको आर फर्स्ट, ये एक एंजाइम है। ये एस्केरिस्टिया कोलाई स्ट्रेन RY से लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम में फ्रॉम बैक्टीरिया एस्केरिस्टिया कोलाई स्ट्रेन RY13, एस्केरिस्टिया कोलाई स्ट्रेन RY13 से डिस्कवर होता है। इसका एस्केरिस्टिया। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम आपको एंजाइम की नेमिंग के बारे में बता देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, एंजाइम के नाम में ये ग्रुप है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये 4 ग्रुप है। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप के नाम आते कहां से? जो ये है ई आता है फ्रॉम द, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, इको आर फर्स्ट। ये आता है फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरा, दिस वन, जो कि कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद के दोनों स्मॉल लेटर आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीसीज। फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीसीज, ये कैपिटल लिखा जाएगा, ये स्मॉल लिखे जाएंगे, एंड दिस वन कम फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन आर और कैपिटल लिखा जाएगा। स्ट्रेन से आ रहा है आर और कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे लिखा है रोमन नंबर दैट टेल्स अबाउट द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ दिस एंजाइम फ्रॉम दिस स्ट्रेन। Sequence of the discovery of this enzyme from its strain। कहने का मतलब है इको आर सेकेंड इसी बैक्टीरिया से, इसी स्ट्रेन से डिस्कवर होने वाला दूसरा एंजाइम है। बात क्लियर है? नाउ ये जो नॉमेनक्लेचर मैंने बताई है, इस पे मैं वापस से आता हूं। अभी देखो, एक छोटा पॉइंट हम डाल रहे हैं यहां पे, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं उनमें भी 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के
3 टाइप्स हैं। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, ये 3 है। इनमें मतलब ऑल 3 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हम बताते हैं। देखो, जो टाइप 1 एंड जो टाइप 2 है वो यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बाकी टाइप 2 और टाइप 3 यूज नहीं होते हैं। एक मिनट, ये इससे पहले हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, नहीं तो हमको फिर बीच में इस टेबल को रोकना पड़ेगा। हमने बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड साइट से डीएनए को कट करते हैं, और उस साइट को हम पूरे डीएनए में उस साइट को हम उसकी रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ये पॉइंट देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्लीव या कट डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम ए स्पेसिफिक restricted point, or this specific restricted point lies in between a specific sequence, specific nucleotide sequence, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में लाई करता है, और दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। It's recognized by the restriction endonuclease enzyme. Hence, this specific nucleotide sequence is called as recognition site. जो सबसे बड़ी खास बात है इस रिकॉग्निशन साइट की, वो एक ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट करते हैं, या उस सीक्वेंस के पहचान लिया, पहचानने के बाद कहीं दूर या उसके आसपास लेफ्ट और राइट में कट करते हैं। इस बेसिस पे वो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, फिर से सुन लेंगे। एक पूरा डीएनए है, इस पूरे डीएनए में कहीं पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्निशन साइट बोलेंगे। अब उस सीक्वेंस में क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होगा। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट तो हो गया ये हो गया इस क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, कटिंग पॉइंट हो गया, और वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या हो गया, रिकॉग्निशन साइट। अब होता क्या है, मान लेते हैं ये रिकॉग्निशन साइट है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पे क्या करेंगे, इसी साइट में कट लगाएंगे, कुछ इसके इधर उधर कट लगा सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस पहचानी गई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही कट लगाते हैं, तो वो तो बड़े काम के हैं। जो इधर उधर लगा सकते हैं, उनको पता नहीं कहां लगा दे, हाँ इतना पक्का है कि इसके दोनों साइड में से कहीं लगा सकते हैं, तो इन पे मतलब जो रेलिएबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हम सिर्फ ये वाले यूज करते हैं, और ये वाले एंजाइम टाइप 2 कहलाते हैं। वही हम उस टेबल में लिखेंगे, दोबारा से बनाएंगे। तो अब देखो, समझ लेते हैं। देखो, सुनेंगे ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं इकोआर फर्स्ट। इस एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वो 5 प्राइम 3 प्राइम CTTAAG और इधर GAATTG
टी टी सी। ठीक है, ये देख लो आप, इस पूरे लंबे से डीएनए में यहां पे कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, यहां कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। बट इस पूरे सीक्वेंस में जहां भी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो उसको डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये रिकॉग्निशन साइट है इको आर फर्स्ट। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैं हटा देता हूं। ये रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कि पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक नॉर्मल आम बोल सकते हैं आपके जो दोनों डायरेक्शन में पढ़ने में सेम आता हो, जैसे अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है मलयालम, मलयालम, एम एम ए एल ए वाई ए एल एम, एम ए एल ए वाई ए एल एम, मलयालम, मलयालम, ये पैलिंड्रोम है। बट यहां तो दो स्ट्रैंड है, यहां तो एक स्ट्रैंड नहीं है, ये तो एक ही स्ट्रैंड है, यहां तो दो स्ट्रैंड है। तब कैसे बोलेंगे? देखो, किसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहते हैं जो दोनों स्ट्रैंड में सेम रीडिंग देता हो while having रीडिंग पोलैरिटी सेम। मतलब आप दोनों स्ट्रैंड में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ो, या तो 5 से 3 पढ़ो तो दोनों में 5 से 3 पढ़ो, 5 to 3 पढ़ो तो पढ़ो GAATTC, इसमें भी 5 to 3 पढ़ो GAATTC। अगर आप चाहते हो 3 to 5 पढ़ो तो दोनों में 3 to 5 पढ़ो, और सीक्वेंस अगर सेम आ जाए तो पैलिंड्रोमिक है। 3 to 5 CTTAAG, CTTAAG। तो दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और ये 2 फोल्ड सिमेट्री वाले होते हैं GAAAAG। टू फोल्ड सिमेट्री देखेंगे, GAAAAG, CTT TTC, 2 फोल्ड सिमेट्री। अगर आप इतना हिस्सा याद कर लेते हो तो आप इसको बना सकते हो, GAA इधर लिखो, बस GAA याद रख लो, इसका अपोजिट अपने इजीली कर सकते हो। फिर इसको रिवर्स कर दो, ऐसे रिवर्स करो, फिर ऐसे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, क्रॉस में आप लिख सकते हो। सो दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इस, ये तो है रिकॉग्निशन साइट। इस रिकॉग्निशन साइट में जो ये एंजाइम है ये यहां कट लगाता है और यहां कट लगाता है, ए और जी के बीच में कट लगाता है। जब ये ए और जी के बीच में कट लगाएगा तो दो एंड प्रोड्यूस होंगे। देखो वो किस तरह के एंड प्रोड्यूस होंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। 5 प्राइम 3 प्राइम, ये जी इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ा रह जाएगा, और आगे तो ये कट गया ना उधर वाला, ए टी टी सी, दिस वन 3 प्राइम, और इधर ये सी टी टी ए, ये यहां रह जाएगा, सी टी टी ए, इसको थोड़ा पास लेते हैं, सी टी टी ए। तो ये नया 5 प्राइम इधर बन गया है, और सॉरी हाँ, ये नया 5 प्राइम इधर बन गया है। ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये जी यहां आ जाएगा, सी टी टी ए यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो है ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड रह गए हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो गया है। ये नया 5 प्राइम इधर बना है और ये न्यू 3 प्राइम इधर बना है। अब इधर का देखते हैं, ये तो जी यहां है, ये 5 प्राइम है, ये अनपेयर्ड रह गए, 4 अनपेयर्ड रह गए, है ना, ए टी टी। ये ए इतना तो इधर आ गया, ये
इधर ये अनपेयर्ड रहेगा। अब नया ये 5 प्राइम यहां बन गया होगा और ये 3 प्राइम यहां बन गया। तो आप देख सकते हो एक ये नया एंड बना है। ये जो दो पीस बने हैं इसमें से ये और ये न्यूक्लियोटाइड 4 और इधर के 4 अनपेयर्ड हैं। ये किसी से पेयर बनाना चाहेंगे। ये एंड्स इस तरह के एंड कहलाते हैं स्टिकी एंड। अपनी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से समझाने के लिए, उसको रेफर कर लेंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है आपका पेज नंबर 196 पे 11.11 डायग्राम है जो इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द स्टिकी एंड। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी। रिकॉग्निशन साइट ये है, उसमें क्लीविंग साइट ये है जो कि रिकॉग्निशन साइट के अंदर ही है। ठीक है, यहां पे मैं पैलिंड्रोम का डेफिनेशन लिख देता हूं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। जो रिकॉग्निशन साइट है वो कहां पे लाई करती है? लाइज इनसाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? दीज आर दोज DNA sequences which have exactly similar reading sequences या frame in both the strands if the reading polarity is kept similar। इसका मतलब क्या है? either in 5 prime to 3 prime or in 3 prime to 5। मतलब आप चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में पढ़ो, दोनों स्ट्रैंड में उसी में पढ़ो। जैसे मैंने बताया था 5 से 3 पढ़ो GGA-TTC, तो दूसरे में भी 5 से 3 पढ़ो, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, अब हम आपको कुछ अब वो बता देते, टाइप्स बता देते हैं, फिर उसके बाद कुछ 5-6 उसके नाम लिखवा देंगे और उनके रिकॉग्निशन साइट हम बता देंगे। अब हम बना लेते हैं वो टेबल। टाइप 1 टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 अब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि हमको रिकॉग्निशन साइट और उसकी क्लीविंग साइट का पता चल गया है। 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड लिंकेज। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक छोटी सी टेबल में हम बना देते हैं, उसके बारे में हम लिख देंगे पूरा। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इनमें से टाइप 2 यूज होते हैं, जो एक बार फर्स्ट था ये टाइप 2 एग्जाम्पल है, मतलब टाइप 2 का एग्जाम्पल है। देखो पॉइंट वाइज हम लिख लेते फटाफट। इसमें एंजाइम हैज 3 स्ट्रक्चरल यूनिट्स। एंजाइम में 3 स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये सिंपल होता है, सिर्फ एक ही यूनिट होती है। एंजाइम स्ट्रक्चर इज
सिंपल। इसमें भी 3 सब यूनिट होती है, सॉरी 2 डिफरेंट सब यूनिट। एंजाइम हैज 2 डिफरेंट सब यूनिट्स। एंजाइम में 2 डिफरेंट सब यूनिट होते हैं। ये जो टाइप 1 है ये अपने रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या क्या डिमांड करते हैं? एक मैग्नीशियम आयन, एटीपी एंजाइम, सॉरी एटीपी मॉलिक्यूल और एस एडिनोसिल एक सबस्ट्रेट होता है वो यूज करते हैं। दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयन, एटीपी एंड एस एडिनोसिल मीथियोनिन। एस एडिनोसिल मीथियोनिन अपना काम करने के लिए ये सिर्फ मैग्नीशियम रिक्वायर करता है। रिक्वायर ओनली मैग्नीशियम आयन, किसके लिए? रेस्ट्रिक्शन के लिए। इनका भी यही केस है जो पहले वालों का था, इनको भी मैग्नीशियम एटीपी और एसिडिनोसिल चाहिए। रिक्वायर मैग्नीशियम, एटीपी एंड एस एडिनोसिल, इनको भी नखरे बहुत है 2 के, 3rd के और 1st के। 2 के नखरे नहीं है, बहुत सारी, इसलिए सबसे इसलिए यूज होते हैं, ये यूज ही नहीं होते है ना। ये क्या करेंगे? अपनी साइट पहचान लेंगे, साइट तीनों पहचान लेंगे। ये साइट में से कट नहीं लगाएंगे, कहीं और कट लगा देंगे। ये भी साइट में कट नहीं लगाएंगे, कहीं और कट लगा देंगे। ये साइट में ही साइट को पहचानेंगे और कहीं पे कट लगाएंगे। They don't cut inside their recognition site, वो अपनी रिकॉग्निशन साइट में कट नहीं लगाते हैं। They cut both strand of DNA within their रिकॉग्निशन साइट। उनका भी यही खेल है, ये वाला है ना। They also recognize their site but do not cut within the recognition site। इसी वजह से, इन सारे नखरों की वजह से not used in genetic या सिंपल लिख लेते हैं recombinant DNA technology, are used in recombinant DNA technology, are not used in recombinant DNA technology, right? तो ये जो हमने लिखे थे EcoR फर्स्ट, EcoR सेकंड, हिंद 2, इनमें जो लास्ट में रोमन नंबर है या अभी जो मैं 4-5 की लिस्ट देने वाला हूं उनमें जो भी एंजाइम वो सब टाइप 2 है। द above described RE names, nomenclature are applied only to type 2 restriction endonucleation, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमने जैसे लिखा था EcoR फर्स्ट, EcoR सेकंड, या अभी मैं आगे बताने वाला हूं BAM-H फर्स्ट, हिंद 3rd, हिंद 2, है ना, या कुछ और होते हैं जैसे PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट, इस तरह से, या PBU सेकंड, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनमें ये जो
रोमन नंबर है ये आपको मैं बता चुका हूं, ये सब टाइप 2 है। ये उनका टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 नहीं बता रहा, ये सब टाइप 2 के हैं। ये सिर्फ क्या बताता है, डिस्कवरी का सीक्वेंस बताता है। यानी कि जैसे मैंने बताया था, इकोआर फर्स्ट अपने बैक्टीरिया से आने वाला पहला एंजाइम है, इकोआर 2 दूसरा एंजाइम है, हिंद थर्ड अपने बैक्टीरिया से आने वाला थर्ड सीक्वेंस का एंजाइम है। दे आर नॉट द टाइप 3 एंजाइम और टाइप 1 एंजाइम, दे ऑल आर टाइप 2 एंजाइम। ना तो क्वेश्चन ये है कि हमने शुरू में बताया था हिंद 2 ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम। तो अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है तो व्हाई इट इज रिटन हेयर एज 2। जैसे हमने बोला इकोआर फर्स्ट इज द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम द एस्केरिशिया कोलाई स्ट्रेन आरवाई। इकोआर सेकेंड इज द सेकेंड एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम इकोआर एस्केरिशिया कोलाई। तो माय क्वेश्चन इज दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर हिंद 2 फर्स्ट एंजाइम है तो व्हाई इट इज रिटन एज हिंद 2 नॉट रिटन एज हिंद फर्स्ट। मैं आपको बताऊंगा ये एंजाइम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन डी से आता है ना। अभी मैं टेबल बनाऊंगा उसमें भी आएगा। तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई इट इज रिटन एज 2, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। जबकि हम कह रहे हैं व्हाइल वी आर सेइंग दैट इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो आंसर यू हैव टू गिव मी इन द कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएंगे। इट इज फॉर यू, सर्च दिस एंड टेल मी। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और इन एग्जाम्पल में ही हम आपको बताएंगे कि स्टिकी एंड क्या होते हैं, और स्टिकी एंड तो हमने बता दिया, और ब्लंट एंड क्या होते हैं। देखो ये छोटा सा टेबल बना रहे थे। टेबल का हमारा टाइटल होगा एग्जाम्पल ऑफ फ्यू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। टेबल का हमारा टाइटल है some common restriction endonuclease enzyme type 2। ठीक है, तो टेबल में हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम आ जाएगा, सोर्स यानी कि बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा, और उसके बाद रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंस एंड क्लीवेज साइट आ जाएगा, क्लीवेज साइट आ जाएगा, और प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड देयर विल बी द प्रोडक्ट। मतलब जो दो एंड बनेंगे वो क्या होगा, इट विल बी द प्रोफॉर्मा ऑफ द टेबल। स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बनवा दूंगा, BAM-H1, BAM-H1 ये आता बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेशियन H फर्स्ट। सोर्स का नाम है बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेशियस और स्ट्रेन का नाम है H। इसका मतलब है ये बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेशियन H से आने वाला पहला एंजाइम। इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है दैट इज द 5 प्राइम BAM-H1 GGA बिल्कुल सेम इको आर जैसी है, बट कट जो है वो अलग अलग लगाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है।
GGA, जैसे मैंने बताया था आप सिर्फ इतने से काम चला सकते हो। देखो बाकी कैसे बनाएंगे आप सिर्फ याद रख लो GGA। तो इसका अपोजिट आएगा CCT। अब इसको इधर लिख लो AGG और इधर 5 प्राइम और इसका अपोजिट कर दो TCC, ये 3 प्राइम। ये इस सीक्वेंस में कट लगाता है बिटवीन द G एंड G। तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी CCT AG, and as you can see these will be the sticky end। और दूसरा बन जाएगा GATCC and TGATCC और ये G, these are स्टिकी एंड। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो ये 4 न्यूक्लियोटाइड अनपेयर्ड रह गए। दूसरा एंजाइम देखो, ई को आर फर्स्ट हम बता चुके हैं। HindII देख लेते हैं। HindII याद रखेंगे, ये फर्स्ट एंजाइम में जो डिस्कवर हुआ था, फिर भी इसमें 2 है, ये आपको बताना है, कमेंट में बता सकते हैं हम। HindII हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डी, हीमोफिलस ये बैक्टीरिया का नाम है, इन्फ्लुएंजे जो कि इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, उसके स्ट्रेन RD से आया है, RD। और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो आप देखेंगे GTC, ये 5 प्राइम। तो बाकी का हम बना लेते हैं। G का आ जाएगा CA और इसका आ जाएगा G, और फिर इधर आ जाएगा CTG, ये 3 प्राइम। तो इधर आ जाएगा GAC, CAG CTG, CAG CTG, GTC GAC, GTC GAC, 5 प्राइम। और ये कट लगाता है यहां पे बिल्कुल एक दूसरे के सामने। तो यहां देखेंगे जो एंड प्रोड्यूस होने वाले हैं उनको देखेंगे जरा। जो 2 एंड प्रोड्यूस होंगे GTC और CAG, एक ये प्रोड्यूस होगा और एक ये प्रोड्यूस होगा GAC CTG। आप देख सकते हो इन एंड में कोई भी एक भी न्यूक्लियोटाइड अनपेयर्ड नहीं है, तो ऐसे एंड कहलाते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले एंड रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस नॉर्मली यूज नहीं होते हैं रेस्ट्रिक्शन मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो वो बाइंड नहीं कर पाते हैं। और अगर मजबूरी होती है तो हम इन पे कुछ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिसको कि प्रॉब कहते हैं वो लगाकर इनको स्टिकी एंड में बदल सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जनरली restriction and nuclease producing blunt ends are not used in RDT. Sticky ends can be converted into blunt end. Blunt ends can be converted into sticky ends by adding या liking 4 to 5 single stranded nucleotides, यानी कि न्यूक्लियोटाइड प्रॉप्स। सोचो आप इसमें देखो GTC है, CAG है, आप इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो, AGC जोड़ दिया, तो देखो ये एंड कैसा बन गया, स्टिक एंड। ये एंड कैसा बन गया, स्टिक एंड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड, इसको हम न्यूक्लियोटाइड प्रॉप कहते हैं या DNA प्रॉप कहते हैं।
एक और देखेंगे, मतलब कुछ और देखेंगे। HAE, BAM-H1 हमने बता दिया। HIND-3 देखेंगे, HIND-3 इसी के नीचे HIND-3, ये भी सेम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD से आएगा, सेम उसी एंजाइम से, सॉरी सेम उसी बैक्टीरिया से। एंड इसका होगा AAG 5 प्राइम AAG, तो 3 प्राइम हो जाएगा TTC, और ये GAA, और इधर CTT, ये हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, AAG CTT, और ये इसमें कट लगाता है बिटवीन A एंड A। तो आप देख सकते हो कि इधर भी स्टिकी एंड आने वाले हैं, ठीक है, जो कि इस तरह का होगा TTCGA, और दूसरा एंड बनेगा AGCTT, और इधर इसका ये, दीज आर द स्टिकी एंड। HIND-3, HIND-2, EcoR फर्स्ट हमने बता दिया। अब हम आपको बताते हैं SAL फर्स्ट का बता देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीस अल्बस, स्ट्रेप्टोमाइसीस अल्बस नाम के बैक्टीरिया से आता है, और GTC इसका सीक्वेंस है, GTC 5 प्राइम 3 प्राइम। इससे हम बना सकते हैं इसको CTG, इधर लिख दिया, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, GAC 3 प्राइम 5 प्राइम। ये इसमें प्रोड्यूस करता है बिटवीन SAL फर्स्ट का हम बात करें G और T के बीच में, G और T के बीच में। तो आप यहां पे देख सकते हो ये भी स्टिकी एंड से ही प्रोड्यूस होंगे। BAM-H1, so these are about the some important 1 2 3 4, और एक EcoR फर्स्ट हम बता चुके हैं, ठीक है, EcoR फर्स्ट भी हम बता चुके हैं। दिस इज अबाउट द restriction endonuclease enzyme. HIND-2, palindromic nucleotide sequence। तो ये हमारे एंजाइम्स के बारे में हो गया। अब इसके अलावा हम कुछ और एंजाइम्स के बारे में बता देते हैं आपको जो यूज होते हैं। Few are enzymes used in RDT, DNA ligase, ठीक है ना, कुछ सिंथेसाइजिंग एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आरएनए से डीएनए बनाने में अगर कभी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई आरएनए वायरस है उससे डीएनए बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, जो कि ज्वाइंट बनाने में काम आता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है,
ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के काम आता है। सो दीज आर द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है ना। क्लोनिंग वेक्टर जो यूज होते हैं नेक्स्ट टूल के फॉर्म में, क्लोनिंग वेक्टर्स या वेहिकल डीएनए, वेहिकल डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर्स या वेहिकल डीएनए, मॉलिक्यूलर टैक्सी या जीन टैक्सी, मॉलिक्यूलर टैक्सी या जीन टैक्सी।